नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। देश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक योजना है फ्री सिलाई मशीन योजना। यह योजना एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि कई राज्यों में इसके आवेदन फिर से शुरू हो गए हैं। इस योजना से जरूरतमंद महिलाओं को घर बैठे काम करने का मौका मिलता है। महिलाएं सिलाई करके अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सकती हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं रहती। आज के समय में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। हर महीने आने वाला बिजली बिल कई परिवारों के लिए तनाव का कारण बन चुका था। लंबे समय से बकाया बिल होने पर कनेक्शन कटने का डर बना रहता था। ऐसे में सरकार की ओर से शुरू की गई बिजली बिल माफी योजना लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना का मकसद ये है कि कोई भी परिवार सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अंधेरे में न रहे और दोबारा सम्मान के साथ जीवन जी सके। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभ केवल वास्तविक और पात्र जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित करने के लिए बिहार के रोहतास जिले के डेहरी प्रखंड में सख्त कदम उठाए गए हैं। आवास प्लस 2024 के तहत सर्वेक्षित परिवारों का अब भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष जांच टीमें गठित की गई हैं, जो प्रत्येक पंचायत में घर घर जाकर डोर टू डोर जांच करेंगी। इस कार्रवाई का उद्देश्य अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनके नाम सूची से हटाना और वास्तविक पात्र परिवारों को योजना का लाभ देना है। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 5 नए नियम। यह खबर करोड़ों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बदलाव राशन और गैस सब्सिडी को प्रभावित करेंगे। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए ये कदम उठाए हैं। राशन कार्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का हिस्सा है, जो गरीब परिवारों को सस्ता अनाज देती है। गैस सिलेंडर पीएम उज्ज्वला योजना से जुड़े हैं, जो महिलाओं को सब्सिडी पर एलपीजी 3 देते हैं। इन नियमों से असली जरूरतमंदों को फायदा होगा। गैस सिलेंडर और राशन कार्ड दोनों के लिए ई-केवाईसी अब अनिवार्य कर दी गई है। राशन कार्ड के हर सदस्य को अपनी उंगलियों के निशान बायोमेट्रिक के जरिए सत्यापन कराना होगा। इसी तरह गैस उपभोक्ताओं को भी अपनी एजेंसी जाकर आधार प्रमाणीकरण करना होगा। यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो राशन मिलना बंद हो सकता है और गैस सब्सिडी रोकी जा सकती है। 1 जनवरी 2026 से सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है और गैस कनेक्शन से जुड़ा है। सरकार अब सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा भेजेगी। जिन उपभोक्ताओं ने अपना बैंक खाता अपडेट नहीं किया है, उन्हें बाजार मूल्य पर सिलेंडर खरीदना होगा और उनकी सब्सिडी की राशि अटकी रह सकती है। नए नियमों के तहत पोर्टेबिलिटी सुविधा को और मजबूत किया गया है। अब कोई भी प्रवासी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में स्थित राशन दुकान से अपना कोटा ले सकेगा। इसके लिए केवल आधार नंबर और बायोमेट्रिक पहचान पर्याप्त होगी। इसमें धांधली रोकने के लिए अब हर ट्रांजैक्शन की रियल टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल रसीद की व्यवस्था अनिवार्य होगी। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए अब ओटीपी आधारित डिलीवरी नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। जब डिलीवरी बॉय सिलेंडर लेकर आएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा। वह कोड देने के बाद ही डिलीवरी पूरी मानी जाएगी। राशन दुकानों पर भी अब वजन और वितरण की जानकारी सीधे मोबाइल पर एसएमएस के जरिए प्राप्त होगी।
बिहार के बांका में बालू तस्करों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। बांका के 12 माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। यह कार्रवाई अवैध खनन और बालू के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए की जा रही है। पुलिस और प्रशासन मिलकर माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है ताकि बालू के अवैध कारोबार को रोका जा सके। बांग्लादेश में अशांति के कारण कच्चे झूठ की आपूर्ति बाधित होने से उत्तर 24 परगना जिले की जगदल झूठ मिल बंद हो गई है। परिणाम स्वरूप लगभग 5000 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। मिल के गेट पर कार्य स्थगन का नोटिस लगने से श्रमिकों में आक्रोश है और वे नौकरी बहाल करने की मांग कर रहे हैं। तनाव को देखते हुए मिल परिसर में पुलिस बल तैनात है। शिवहर जिले में स्थित बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव मंदिर, जिसे देकुली धाम के नाम से भी जाना जाता है, का दशकों पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 27 दिसंबर को शिवहर दौरे पर आ सकते हैं और मंदिर 27 दिसंबर को के जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन कर सकते हैं। पटना जिला भू राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 17,242 अभी भी लंबित हैं। 3,66,000 आवेदन अस्वीकृत किए गए। म्यूटेशन के लंबित मामलों को देखते हुए राजस्व अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। डीएम ने 31 दिसंबर तक सभी लंबित मामलों को निपटाने का आदेश दिया है। खासकर संपतचक, बिहटा जैसे 7 प्रखंडों में स्थिति खराब है। बिहार की राजनीति में चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के 3 विधायकों ने पटना में कुशवाहा के आवास पर आयोजित भोज की जगह भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। बाजपट्टी विधायक रामेश्वर महतो, दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह एवं मधुबनी विधायक माधव आनंद ने नवीन से मिलकर राजनीतिक अटकलों को हवा दी है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में एक अनोखा क्रिकेट मैच देखने को मिला, जहां श्रेयसी सिंह ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इस घटना ने खेल के मैदान में राजनीतिक एक हस्तियों की भागीदारी को दर्शाया। स्टेडियम में दर्शकों ने इस रोचक मुकाबले का खूब आनंद लिया, जो चर्चा का विषय बना रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लखीसराय में 77,251 परिवारों को पात्र पाया गया है। अब इन परिवारों का 3 स्तर पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह योजना गरीब और बेघर परिवारों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, जिससे उन्हें अपना घर मिल सके और वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। पटना के दिगंबर जैन मंदिर से सुदर्शन स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई। गुलजार बाग में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से रथ का स्वागत किया। जैन समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। रथ यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। साल 2025 बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में कई सौगातें दी। रेल और सड़क परियोजनाओं को गति मिली, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हुई। बाढ़ नियंत्रण और पिछड़े जिलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। कल्याण योजनाओं और डिजिटल सेवाओं के विस्तार से नागरिकों को लाभ हुआ। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से विकास को नई दिशा मिली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा ने रोजगार देने के साथ साथ गांवों में स्पोर्ट्स कल्चर को भी बढ़ावा दिया है। इस योजना के तहत बिहार में बड़ी संख्या में खेल मैदान बनाए गए हैं। बीते 2 सालों में बिहार में 4,807 खेल मैदान तैयार हो चुके हैं, जो कि चिन्हित 4,716 ग्राम पंचायतों से भी ज्यादा हैं। यानी कई पंचायतों में 1 से अधिक खेल मैदान बनाए गए हैं। क्या अभी तक भी आपने बिहार की सबसे बड़ी स्कीम सीएम महिला रोजगार योजना का लाभ नहीं उठाया है? क्या अभी तक आपके खाते में 10,000 रुपए नहीं आए हैं? तो अब आपके पास आवेदन करने के लिए कुछ ही दिनों का टाइम है। इसके बाद इस योजना के लिए आवेदन बंद होने जा रहा है। बिहार कांग्रेस जमीनी स्तर पर नेतृत्व की पहचान करने और संगठन को सशक्त बनाने में जुट गई है। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस प्रयासरत है।
जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें नेतृत्व भूमिकाओं के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि पार्टी को राज्य में और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। वर्ष 2025 में समस्तीपुर रेल मंडल ने आरओबी, नई ट्रेनों और स्टेशनों का विकास किया। कई स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित करने का कार्य पूरा नहीं हो सका। इसके अलावा समस्तीपुर दरभंगा और हसनपुर रोड कुशेश्वर स्थान रेलखंड के दोहरीकरण का काम भी अधूरा रहा। हसनपुर रोड जंक्शन से नई दिल्ली के लिए ट्रेन की शुरुआत हुई। सहरसा मानसी रेलखंड के दोहरीकरण की डीपीआर तैयार की गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने गांधी स्टेडियम के नवीनीकरण और अन्य स्कूलों में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने स्टेडियम निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने और ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खिलाड़ियों को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बिहार के पूर्वी चंपारण, रोहतास और लखीसराय में नए पुलिस भवन बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इन योजनाओं पर 30,26,57,000 रुपए खर्च होंगे। पूर्वी चंपारण में पुलिस अधीक्षक का नया कार्यालय, रोहतास में रक्षित कार्यालय और लखीसराय में महिला पुलिस बैरक का निर्माण किया जाएगा। सरकार पुलिस व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग की योजना बन रही है। बिजली कंपनी मुख्यालय स्तर पर योजना तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। जहां अंडरग्राउंड केबलिंग संभव नहीं, वहां कवर्ड वायर लगाए जाएंगे। पटना में पहले चरण का काम हो चुका है, दूसरे चरण का काम जल्द शुरू होगा। यह योजना लगभग 500 करोड़ रुपए की है। साल 2025 बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में कई सौगातें दी। रेल और सड़क परियोजनाओं को गति मिली, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हुई। बाढ़ नियंत्रण और पिछड़े जिलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। कल्याण योजनाओं और डिजिटल सेवाओं के विस्तार से नागरिकों को लाभ हुआ। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से विकास को नई दिशा मिली। बिहार में बालू और अन्य लघु खनिजों के अवैध परिवहन पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। जुर्माना समय पर नहीं भरने पर वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। खान एवं भूतत्व विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। विभाग को सूचना मिली थी कि कई वाहन बिना नंबर प्लेट या फर्जी नंबर प्लेट से अवैध परिवहन कर रहे हैं। जुर्माना जमा न होने पर वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के हर बिहारी को बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। सरकार बिहार के युवाओं को यहीं शिक्षा प्राप्त करने और काम करने के अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि उन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन का लक्ष्य लेकर चल रही है। गुरु की नगरी पटना साहिब में प्रकाशोत्सव से पहले भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। गोविंद सिंह आयो हैं के नारों से अशोक राजपथ गूंज उठा। तख्त पटना साहिब से निकली प्रभात फेरी में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भाग लिया, जिससे पूरा क्षेत्र भक्ति रस में डूब गया। प्रकाशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। अररिया में फर्जी केवाला और कागजात बनाकर जमीन हड़पने वाले नटवर लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और नटवर लाल से पूछताछ जारी है। इस गिरफ्तारी से पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद है। औरंगाबाद में परिवहन विभाग ने बिना परमिट और कागजात के चल रहे यात्री वाहनों और ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की। एक यात्री बस को बिना परमिट के जब्त किया गया, जो औरंगाबाद से धनबाद जा रही थी। मालिक पर 1,54,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त कोयला लदे 3 ओवरलोड ट्रक भी पकड़े गए, जिनसे 2,22,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। बिहार के पूर्णिया में डिप्टी सीएम भूमि संबंधी समस्याओं की सीधी सुनवाई करेंगे।
यदि भूमि से संबंधित कोई समस्या है तो नागरिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। डिप्टी सीएम लोगों की शिकायतों को सुनेंगे और मौके पर ही समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। यह पहल भूमि विवादों के त्वरित निपटान के लिए की जा रही है। भागलपुर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इशाकचक भीखनपुर रेलवे समापार पर फाटक अक्सर बंद रहता है। इस कारण यहां हमेशा जाम लगा रहता है। दक्षिणी क्षेत्र के लोगों के लिए यही एक मार्ग अब आने जाने के लिए बचा है। भागलपुर में रेलवे में नौकरी का झांसा देकर 2 भाइयों से 16 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को अब सजा मिली है। यह मामला रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का है, जिसमें पीड़ितों ने आरोपी को मोटी रकम दी थी। न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाया है। भागलपुर में 2018 में चिह्नित किए गए बेसमेंट के व्यावसायिक उपयोग वाले 22 भवनों को फिर से नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की तैयारी है और इस बार नोटिस मिलने के 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। भागलपुर में ऑनलाइन ओपीडी व्यवस्था लागू होने के बाद इलाज का समय बढ़ गया है, जिससे मरीजों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बावजूद मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अस्पताल प्रशासन स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रयासरत है ताकि मरीजों को सुविधा मिल सके। भागलपुर के 0 माइल चौक पर ट्रैफिक सिस्टम फेल हो गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। यहां 15 सेकंड में ही ग्रीन सिग्नल रेड हो जाता है, जिससे चालकों को परेशानी हो रही है। इस समस्या के कारण चौक पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोग ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की मांग कर रहे हैं। बिहार के पिपरासी में 746 एकड़ और मधुबनी में 23.67 एकड़ बेतिया राज की भूमि पर बुलडोजर चलेगा। भूमि पर अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के पिपरासी में भूमि अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बेतिया राज की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की तैयारी है। बिहार में उर्वरक की उपलब्धता को लेकर कृषि विभाग सक्रिय है। कालाबाजारी और तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रब्बी मौसम में 31 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 83 के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। विभाग के अनुसार उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच जारी है और सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में 17 साल बाद जेब्रा का जन्म हुआ है। इस खबर से उद्यान में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेब्रा के बच्चे को खास नाम दिया है। यह घटना उद्यान के वन्य जीव संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इतने लंबे समय बाद जेब्रा के जन्म से चिड़ियाघर प्रशासन उत्साहित है। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नए साल में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता उमंग 2026 का आयोजन होगा। प्रतियोगिता 3 चरणों में होगी: कॉलेज, प्रमंडल और राज्य स्तर। इसमें खेलकूद, साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं शामिल होंगी, जो छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों के लिए भी आयोजित की जाएंगी। तिरहुत प्रमंडल में इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए MIT और पॉलिटेक्निक के लिए मोतिहारी को सेंटर बनाया गया है। मुजफ्फरपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के बावजूद इसका धड़ल्ले से विक्रय हो रहा है, जिसके कारण नालियां जाम हो रही हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रतिबंध के बाद भी प्लास्टिक की बिक्री जारी रहने से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। गुरुआ में गायत्री महायज्ञ का समापन हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार शामिल हुए। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। स्पीकर ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और लोगों को नैतिक मूल्यों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। महायज्ञ में 9 कुंडों में हवन किया गया और दीप यज्ञ का भी आयोजन हुआ।
जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बिहार में माओवाद की जड़ें अब उखड़ चुकी हैं। 2013 में 22 जिले प्रभावित थे और अब एक भी नहीं है। गृह विभाग के अनुसार गयाजी, औरंगाबाद, जमुई और लखीसराय में अभी भी खतरा है। सरकार विकास और सुरक्षा पर जोर दे रही है। निगरानी के लिए 27 पुलिस थानों का निर्माण हुआ। एसटीएफ ने इस साल 1727 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 220 माओवादी शामिल हैं। पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि जनवरी के दूसरे सप्ताह तक शिवलिंग के मंदिर परिसर में पहुंचने की संभावना है। महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आम लोग शिवलिंग का दर्शन कर पूजा अर्चना कर सकेंगे। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से विशाल शिवलिंग उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। मोतिहारी में 7 दिनों से जारी ठंड से लोगों को गुरुवार को राहत मिली। घने कोहरे और बादलों के बीच सूर्य के दर्शन हुए, जिससे लोगों ने जरूरी काम निपटाए। सुबह शाम सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार जिले का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चिकित्सकों ने ठंड में बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। किशनगंज के नेपालगढ़ में रहने वाले लोग बांग्लादेश में हिंसा के कारण चिंतित हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को यहां पुनर्वासित किया गया था। बांग्लादेश में हिंसा के बाद वे अपने रिश्तेदारों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। कई लोगों ने बताया कि उनके रिश्तेदार अभी भी बांग्लादेश में हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। दरभंगा के आयुष लोहारुका ने क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में शतक लगाने वाले सकीबुल गनी और वैभव सूर्यवंशी के साथ रिकॉर्ड बनाया। आयुष ने अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध 56 गेंद में 116 रन बनाए और पहले भी दोहरा शतक जमा चुके हैं। कोच रॉबिन के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त किया और माता पिता ने हमेशा प्रेरित किया। बक्सर के डीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए एक्शन लिया है। उन्होंने 3 सप्ताह से बंद पड़े एक्सरे मशीन को तत्काल चालू करने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को चेतावनी भी जारी की है ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के विभाग ने सूबे में सक्रिय 20 भू और बालू माफियाओं की एक स्पेशल लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट को आर्थिक अपराध इकाई EOU को सख्त कार्रवाई और उनकी अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए सौंपा गया है। सरकार ने इन चिन्हित माफियाओं की करीब 55 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए हैं। बिहार में ठंड और कोहरे के कारण आलू और सरसों की फसलों पर संकट मंडरा रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। शीतलहर ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है और किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा द्वारा कटिहार में मशरूम उत्पादन एवं तेलहन फसल विषय पर प्रशिक्षण हुआ। उप परियोजना निदेशक दीक्षा कुमारी ने मशरूम उत्पादन की जानकारी दी। सहायक निदेशक शस्य ने किसानों को मशरूम एवं तेलहन फसल की खेती करने की सलाह दी और सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान के बारे में बताया। किसानों को मशरूम एवं सरसों के कीट का वितरण किया गया। कटिहार में ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं और कोहरे के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिससे दृश्यता कम हो गई है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। गरीब, मजदूर और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हैं और वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पूर्णिया में 3,57,000 पेंशनधारियों के लाइव सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र पर भारी भीड़ देखी जा रही है। पेंशनधारियों को अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सुविधा हो, इसके लिए विभिन्न स्थानों पर व्यवस्था की गई है। यह प्रक्रिया पेंशन वितरण को सुचारू बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। सारण के नया गांव के सिद्धार्थ तिवारी ने
कैट परीक्षा में 99.92% अंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता से पूरे इलाके में खुशी की लहर है। सिद्धार्थ की उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। कैमूर जिले के भभुआ में राष्ट्रीय तिलहन मिशन के तहत रब्बी तिलहन फसल का प्रत्यक्षण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को तिलहन फसलों की नवीनतम तकनीकों और उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी देना है ताकि वे अपनी उपज बढ़ा सकें। किसानों को तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे क्षेत्र में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। शिवहर में बाबा भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर देकुली धाम का पर्यटक स्थल के रूप में विकास का दशकों पुराना सपना साकार होगा। सीएम नीतीश कुमार 27 दिसंबर को शिवहर दौरे पर मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन करेंगे, जिसे बिहार राज्य पर्यटन विभाग ने 11 करोड़ 98 लाख की लागत से काशी विश्वनाथ का लुक दिया है। 13 दिसंबर 2023 को सीएम ने इसका शिलान्यास किया था। बिहार के बक्सर में एक रोमांचक घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तक के घोड़ों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में मोतिहारी के उस्मान नामक घोड़े ने बाजी मारी और पहला स्थान हासिल किया। घुड़दौड़ में विभिन्न नस्लों के घोड़ों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। गुरुवार को सोने व चांदी के भाव में फिर उछाल आया है। अगर आप क्रिसमस डे के मौके पर सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं आपके शहर का सोने और चांदी का लेटेस्ट रेट। सोने की कीमतों में फिर आया बदलाव। यह है 25 दिसंबर का ताजा भाव। जानिए अपने शहरों का भी 22 से 24 कैरेट का लेटेस्ट रेट। नए साल के आगमन से पहले सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। गुरुवार को सोने का दाम 1,39,000 रुपए प्रति 10 ग्राम 320 रुपए की वृद्धि के बाद और चांदी का भाव 2,34,000 रुपए प्रति किलो 1,000 रुपए के उछाल 1,000 रुपए के उछाल के बाद के आसपास पहुंच गया है। अगर आप आज सोना खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो पहले 25 दिसंबर 2025 क्रिसमस डे का 18, 22 और 24 कैरेट का ताजा भाव जान लीजिए। सराफा बाजारों द्वारा जारी की गई नई कीमतों के अनुसार 22 कैरेट सोने के दाम 1,27,800 रुपए, 24 कैरेट का भाव 1,39,400 रुपए और 18 कैरेट सोने का रेट 1,04,590 रुपए पर चल रहा है। गुरुवार को दिल्ली जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने का भाव 1,04,590 रुपए, कोलकाता मुंबई में 1,04,440 रुपए, इंदौर भोपाल में 1,04,490 रुपए और चेन्नई सराफा बाजार में 1,06,950 रुपए पर चल रहा है। गुरुवार के भोपाल इंदौर में 22 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो 1,27,700 रुपए चल रहा है। इसके अलावा जयपुर, लखनऊ, दिल्ली सराफा बाजार में 1,27,800 रुपए और हैदराबाद, केरल व कोलकाता, मुंबई सराफा बाजार में 1,27,650 रुपए चल रहा है। भोपाल इंदौर में गुरुवार को 24 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 1,39,300 रुपए चल रहा है। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ व चंडीगढ़ सराफा बाजार में 1,39,400 रुपए, हैदराबाद, केरल व बेंगलुरु, मुंबई सराफा बाजार में 1,39,250 रुपए और चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 1,39,860 रुपए पर ट्रेंड कर रही है। प्रमुख शहरों में चांदी का भाव 25 दिसंबर 2025 को जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई और दिल्ली सराफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,34,000 रुपए ट्रेंड कर रही है। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों जैसे चेन्नई, मदुरई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और केरल सराफा बाजार में चांदी का रेट 2,45,000 रुपए पहुंच गया है। भोपाल व इंदौर में 1 किलो चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए है। 2,33,000 रुपए चल रही है।